5000 वर्ष पुराना व्यक्तित्व है जो ठाकुर जी यहाँ पे विराजमान हुए। जो निर्माण यहाँ पे हो रहा है उसको तोड़वाकर श्री कृष्ण जन्मभूमि के उसमें रखा जाए। माननीय न्यायालय ने बहुत विवेक से हमारी पूरी बातों को सुनकर उसमें आदेश पारित किए। सर्वे का कोई आदेश नहीं है। अमीन रिपोर्ट का जरूर आदेश हुआ है वाले वाला। कृष्ण जन्मभूमि के स्थान का सर्वे करा जाए। जिस किसी भी व्यक्ति को सत्य का सामना करने की हिम्मत है और उसके पास छुपाने को कुछ नहीं है, वो सर्वे का विरोध नहीं कर सकता। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। आज एक बहुत बड़ा फैसला आया, वाकई बहुत बड़ा फैसला। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के विवादित परिसर का सर्वे होगा। जी हां, सर्वे होगा। विवादित परिसर शाही ईदगाह है। इसके बारे में कहा जाता है कि औरंगजेब के समय श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में बने भव्य मंदिर को तोड़कर यह शाही ईदगाह बनवाया गया था। अब इसी विवादित परिसर का सर्वे होगा और रिपोर्ट 20 जनवरी तक कोर्ट के सामने रखी जानी है। तो आप समझ गए होंगे कि यह वाकई बड़ा फैसला है। यह पूरा मामला कई सालों से कोर्ट में था। अब हिंदू पक्ष की याचिका पर सिविल जज सीनियर डिवीजन ने यह आदेश दिया है कि सर्वे करवाया जाए। इसके अलावा कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को नोटिस भी जारी किया है। इसके साथ ही अमीन जो भूमि की पैमाइश यानी नापी करता है, उससे 3 दिन के अंदर रिपोर्ट भी मांगी गई है। ऐसे में आज राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा सवाल है और वो ये कि अयोध्या के बाद काशी मथुरा, क्या 2024 का एजेंडा यहीं से सेट होगा? सर्वे का आदेश आया तो फैसले पर प्रतिक्रियाएं भी आई। विश्व हिंदू परिषद ने इससे सच के सामने आने की बात कही तो मुस्लिम पक्ष के वकील ने फैसले पर ही सवाल खड़े कर दिए। सुनिए। मथुरा के न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि कृष्ण जन्मभूमि के स्थान का सर्वे करा जाए, नक्शा बनाया जाए और अगली तारीख पर उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। ऐसा ही आदेश वाराणसी में हुआ था। उसको इंतजामिया कमेटी ने चुनौती दी थी। हाई कोर्ट में चुनौती निरस्त हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में इंतजामिया कमेटी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं किया था। सर्वे हो गया। हमें उम्मीद है कि यहाँ पर भी यह सर्वे अब संपन्न हो जाएगा। जिस किसी भी व्यक्ति को सत्य का सामना करने की हिम्मत है और उसके पास छुपाने को कुछ नहीं है, वो सर्वे का विरोध नहीं कर सकता। सबसे पहले तो ये भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए कि सर्वे का कोई आदेश नहीं है। अमीन रिपोर्ट का जरूर आदेश हुआ है। यहाँ विभिन्न तरह के वादी पक्ष हैं, लगातार इन पे बहस हो चुकी है। किसी भी न्यायालय द्वारा कोई सर्वे का, कोई अमीन कमीशन रिपोर्ट जारी का आदेश नहीं किया गया। बिना हमको सुने, बिना हमें बुलाए, बिना नोटिस जारी किए हुए कमीशन का आदेश जारी कर दिया गया, अमीन कमीशन का आदेश जारी कर दिया गया, जो कि असंवैधानिक है। इस मामले को प्रतिवादी पक्ष को सुने बिना इस तरह का आदेश पारित कर दिया गया। तो अभी चूंकि अब न्यायालय बंद हो चुके हैं, तो जनवरी में इस आदेश के खिलाफ हम लोग जो भी स्टेप होगा वो लेंगे। तो आपने सुना, राष्ट्रवाद में आगे बढ़े उससे पहले कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर इतिहास क्या कुछ कहता है, यानी इतिहास में कालांतर में क्या कुछ हुआ, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। इन बातों को बेहद ध्यान से आप देखिए और सुनिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। औरंगजेब ने श्री कृष्ण जन्मस्थली पर शाही ईदगाह मस्जिद बनवाई थी, यानी ये सब कुछ किया धरा औरंगजेब का है। साल 1669-70 में औरंगजेब ने शाही ईदगाह मस्जिद बनवाई थी। लेकिन ये मस्जिद बनी कैसे थी? ये मस्जिद बनी थी प्राचीन केशवनाथ मंदिर को नष्ट कर बनवाई गई थी ये शाही ईदगाह मस्जिद। औरंगजेब के आदेश पर केशवनाथ मंदिर को तोड़ा गया था। 1770 में गोवर्धन में मुगलों और मराठाओं में जंग हुई। 1770 की जंग में जीत के बाद मराठाओं ने फिर से मंदिर का वहां पर निर्माण करवाया। 1935 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह पूरी 13.37 एकड़ भूमि बनारस के राजा कृष्णदास को आवंटित कर दी थी। 1951 साल आया, उसके बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने यह भूमि पूरी तरीके से अधिग्रहित कर ली। लेकिन इसके बाद एक समझौता भी 1968 में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब नजर उन सवालों पर जिनके इर्द गिर्द राष्ट्रवाद की चर्चा आगे बढ़ेगी। क्या सर्वे से ही श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद का समाधान निकलेगा? सवाल यह भी कि ज्ञानवापी की तरह ही मथुरा में भी मंदिर का पूरा सच क्या सामने आ पाएगा? अयोध्या में काम जारी 2024 के लिए काशी मथुरा में क्या तैयारी हो चुकी है? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी आज की चर्चा आगे बढ़ेगी।
आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। विष्णु जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ वकील हैं और काशी मथुरा से लेकर अयोध्या तक की इन्होंने लड़ाई लड़ी है। संगीत रागी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमसे जुड़ चुके हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज अब से थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे। असगर खान वकील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक झा पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमसे जुड़ चुके हैं और हाजी मेहरदीन रंगरेज हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। सबसे पहले विष्णु जी मैं आपके पास आता हूं, जो फैसला आया अमीन सर्वे करेंगे, ये फैसला कितना महत्वपूर्ण, क्या कुछ कहा गया सर, वो सबसे पहले बताइए। देखिए, फैसला बहुत महत्वपूर्ण है। उसका कारण यह है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो इतिहास रहा है, यहाँ पे बहुत रक्त रंजित इतिहास रहा है। हमने अपनी पिटीशन में स्पष्ट रूप से ये प्लीडिंग ली और ये कैटेगोरिकल बात कही है कि 1669 में, जैसा कि अभी आप दिखा रहे थे, औरंगजेब ने वहां पे एक हिंदू मंदिर को ध्वस्त किया और आदेश पारित किया कि वहां पे जितनी बड़ी और छोटी मूर्तियां हैं वो आगरा की जैनारा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दी जाए। तो इतिहास ये कहता है कि वहां पे एक प्री एग्जिस्टिंग टेम्पल था, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमने अपने केस में यह भी कहा है कि आप किसी मंदिर को तोड़ के एक वैलिड मस्जिद नहीं बना सकते और वो कभी भी इस्लाम के मानने में भी वफ नहीं हो सकती है और हिंदू लॉ के हिसाब से भी वफ नहीं हो सकती है। इसी बात को साबित करने के लिए, अब हम ये बात साबित कैसे करेंगे, इस बात को साबित करने के लिए इस देश का जो संविधान है वो हमें इजाजत देता है कि आप सिविल सूट फाइल करिए। हमने सिविल सूट फाइल किया। अब सिविल सूट में प्रक्रिया ये होती है कि आप एविडेंस लीड कर सकते हैं। एविडेंस लीड करने के लिए सबसे पहला चरण है जो माननीय न्यायालय ने आज माना है और जिसमें कहा है कि एक अमीन नियुक्त किया है जिसमें वो उसका नक्शा प्रिपेयर करके कोर्ट के सामने रखेंगे और ये बताएंगे कि किसके पास कितनी जमीन है, वहां की वस्तु स्थिति क्या है, कहां पे क्या क्या उस प्रॉपर्टी का वस्तु स्थिति है, क्या नक्शा है, ये सारी बातें कोर्ट के सामने रखी जाएंगी। अब मुझे लगता है इसमें किसी को कैसे इतराज हो सकता है। और ये तो चरण 1 का सर्वे है। इसके बाद दूसरा सर्वे होगा एडवोकेट कमिश्नर का, फिर तीसरा सर्वे होगा एएसआई का और उसके बाद इसमें ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बाद इश्यूज फ्रेम होंगे और एविडेंस लीड की जाएगी। ठीक है विष्णु जी, एक चीज और समझाइए, काशी में जिस तरीके से सर्वे हुआ, ज्ञानवापी में जिस तरीके से सर्वे हुआ, सर्वे की रिपोर्ट सामने आई, उस मामले को भी आप अदालत तक लेकर गए थे, वो लड़ाई अभी भी सुप्रीम कोर्ट, जिला अदालतों तक वो लड़ाई अभी भी चल रही है। क्या माने कि दोनों का रूट एक ही है, उसी तरीके से इस रास्ते का समाधान होगा? क्योंकि वहां पर भी सर्वे हुआ, सर्वे के बाद उसको लेकर अपने अपने दावे, वही काम मथुरा में भी। देखिए, बिल्कुल, जब भी मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर मैं कोई चीज आज प्रूफ करना चाहता हूं कि जहां पे आज शाही ईदगाह मस्जिद है उसके नीचे ही भगवान का असली जन्म स्थान है, उसके नीचे ही कंस का कारागार है, तो मैं कैसे प्रूफ करूंगा? एक लीगल सेटअप में उसको प्रूफ करने का एक ही तरीका है कि आप सिविल सूट फाइल करेंगे और एविडेंस लीड करेंगे। एविडेंस 2 तरह की होती है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ओरल एविडेंस और एक्सपर्ट ओपिनियन। तो ये तो इस समय एक्सपर्ट ओपिनियन का काम चल रहा है और एक्सपर्ट ओपिनियन आने के बाद जब अमीन सर्वे हो जाएगा उसके बाद एडवोकेट कमिश्नर का सर्वे होगा जो वस्तु स्थिति, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी का आदेश होगा। फिर तीसरा चरण आएगा एएसआई का सर्वे और उसके बाद ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बाद केस में इश्यूज फ्रेम होंगे, बिंदु तय होंगे कि किस बिंदु पे कोर्ट को अपना फैसला देना है और फिर कोर्ट का फैसला आएगा। ठीक है, ठीक है। हाजी मेहरदीन रंगरेज, आपत्ति क्यों है? सर्वे की बात हमने ज्ञानवापी में भी देखा, सर्वे का आदेश आया, उसका विरोध शुरू हो गया। यहां पर भी वही है, वकील ही कह रहे हैं कि कोर्ट ने गलत फैसला दे दिया। देखिए, आरएसएस और बीएचपी और बजरंग दल जो है ना 90 के दशक को दोबारा दोहराना चाहते हैं। पंडित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मगर आज 2023 आने वाला है, ये 90 के दशक में ले जाना चाहते हैं लोगों को, वही मारकाट, वही हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। दूसरी बात, मैं सर्वे की बात बता दूं, जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना था, नहीं, आप सर्वे की बात बताइएगा। नहीं, रंगरेज भाई, आप सर्वे की बात बताइएगा। अगर हिंदू अपने आराध्य के स्थल को लेकर कुछ दावा करेगा और उसकी हकीकत पता लगाने के लिए कोर्ट से कहेगा साहब सर्वे करा लीजिए, तो क्या मुस्लिम मारकाट करेगा क्या? आपने जो कहा कि 90 के दशक में ले जाना चाहते हैं, देखिए ये 90 के दशक को दोबारा से वापस लाना चाहते हैं। मैं पहले पंडित नहीं, क्यों लाना चाहते हैं? आपने कहा कि मारकाट होगी, मुस्लिम मारकाट करेगा क्या? सुनिए, रामलल्ला मिल गए, जब काशी का मत आया तो काशी बाबा मिल गए, अब मुझे लग रहा है ये किशन जी को ढूंढ रहे हैं। तो ये सब चीजें, तो आपको दिक्कत है? अगर हिंदू अपने भगवान को खोज रहा है, उनके जन्म स्थल को उसी पुरानी गरिमा में दोबारा स्थापित करना चाहता है, तो मेहरदीन रंगरेज को दिक्कत है, इस देश के मुसलमानों को दिक्कत है। साहब जो है हमारे, ये उनकी बात तो नहीं करते जो इनके जैन और बुद्धिस्टों के मंदिर तोड़कर वहां पर जो मंदिर बनाए गए उन पर तो ये कभी नहीं करते। ये पूरा हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान, यही मुद्दा रह गया देश में। एक में महंगाई, बेरोजगारी। नहीं, लेकिन मेहरदीन रंगरेज, ये आप धमकी दे रहे हैं सर। आपने जिस तरीके से कहा कि 90 के दशक में ले जाना चाहते हैं, मारकाट होने लगेगी, धमकी दे रहे हैं सर आप। माफ करिएगा, मुझे उससे धमकी की बू आ रही है।
बताइए क्या हुआ था, बताइए क्या हुआ था। अरे क्या हुआ था 1669-70 में? औरंगजेब ने वहां पर केशवनाथ मंदिर को तोड़ा था, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है मेहरदीन रंगरेज। और यहां बैठकर धमकी मत दीजिएगा सर, एकदम धमकी मत दीजिएगा। अरे एजेंडा मत चलाइए आप, ताकि पांडे एकदम धमकी मत दीजिएगा सर। विष्णु जैन, मेहरदीन रंगरेज की बातों से मुझे धमकी की बुआई। मैं आमतौर पर शुरुआती रिमार्क में क्रॉस नहीं होने देता हूं, लेकिन विष्णु जैन के पास जाना जरूरी है। विष्णु जैन जी, क्या आपको भी धमकी लगी इनकी बातें? नहीं देखिए, बिल्कुल ये जिस तरह से इनकी भाषा शैली है, ये बहुत एग्रेसिव और धमकी भरी भाषा शैली है। मुझे ऐसा लगता है रंगरेज भाई, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ये सारा मामला कोर्ट में है। अगर आपको लगता है कि कोर्ट का ऑर्डर गलत है, तो आपको ये इस देश का संवैधानिक सेटअप इजाजत देता है कि आप उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करें। पर सीधे सीधे मारकाट की धमकी देना और ये कहना कि 90 के दशक में जा रहे हैं, मुझे लगता है गलत है। उसका कारण ये है कि यहाँ पे एक सिविल सूट चल रहा है, और सिविल सूट में इस देश का बहुसंख्यक समाज एक लीगल ढंग से अपनी बात कोर्ट के अंदर रख रहा है। आपके वकील भी कोर्ट में थे। मस्जिद के चक्करों में क्या होता है, यही विवाद आप चाहते हैं पूरे देश में कि माहौल हमेशा खराब रहे देश का। देखिए राकेश जी, बात ऐसी है, भगवान श्री कृष्ण, सुन लीजिए रंगरेज भाई, सुन लीजिए विष्णु जैन को, फिर उसके बाद जवाब दे दीजिएगा सर। लगातार मत बोलिए प्लीज, एक के बाद एक अपनी बातें रखिए। मेहरदीन रंगरेज सुनिए, आपने बोला, अब विष्णु जैन को सुनिए। राकेश जी देखिए, बात ऐसी है कि भगवान श्री कृष्ण हम सबके आराध्य हैं, धर्म संस्थापना के देवता हैं, और जहां तक भगवान शिव का सवाल है, वो हम सबकी मूलभूत भावना से जुड़े हुए ये दोनों पूजा स्थल हैं। इन दोनों पूजा स्थल पे आपने मस्जिद बना दी। अब आप चाहते हो कि अगर हम वो आवाज कोर्ट के जरिए रेस करें, तो आप हमें यहाँ पे धमकी दे रहे हो कि मारकाट हो जाएगी, 90 के दशक आ जाएगा। ये किस तरह का, मैं समझना चाहता हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, ये किस तरह का एक तरह का एग्रेसिव रुख इन्होंने अपनाया है, जहां पे सारी बातें लीगल ढंग से चल रही हैं। इनको ऑप्शन है लीगल रेमेडीज लेने का, और ये यहाँ पे एक नेशनल टेलीविजन पे बैठ के धमकी दे रहे हैं कि मारकाट हो जाएगी। हम तो कोई मारकाट की बात नहीं कर रहे। अगर हमें मारकाट करनी होती तो हम कोर्ट क्यों जाते? ये 15 सूट आपने देश का हमने बाबरी मस्जिद को नहीं तोड़ा, हमने अपने ग्लोरियस मंदिर को वापस रेस्टोर करने के लिए कार सेवा की, और उस कार सेवा को सुप्रीम कोर्ट ने देखा, और उसके बाद आज की स्थिति में वहां पे भव्य राम मंदिर बनने वाला है। तो इसलिए अगर हमें अपने इस देश के बहुसंख्यक समाज को ये हक होता है, राकेश जी मैं ये बात कहना चाहता हूँ, इस देश के बहुसंख्यक समाज को ये हक होता है कि जो आपने तलवारों की नोक पे किया, वो कलम की नोक से हम रेक्टिफाई करें। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। मेहरदीन रंगरेज, इतना उत्तेजित मत होइए सर, और थोड़ा भाषा पर संयम रख कर आइए। एकदम भड़काऊ बातें यहाँ पर बिल्कुल स्वीकार नहीं की जाएंगी। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। असगर खान साहब, अरे हो गया रंगरेज भाई, चुप हो जाइए प्लीज, मुझे आवाज बंद करने पर मजबूर मत करिए सर। डिबेट का बहुत शुरुआती दौर है सर, एक एक करके बोलिए, सबके पास आऊंगा मैं। असगर खान, आप तो वकील हैं, आपको नहीं लगा रंगरेज धमकी दे रहे हैं? जी जनाब, नहीं धमकी नहीं दे रहे हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं कि मुल्क का माहौल ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे पहला हो चुका है। अगर कोई बात अच्छी बात कहे तो उसको मान लेना चाहिए, और हम तो कहते हैं नहीं मारकाट की बात करें, अच्छी बात है। मुल्क का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। ये मुल्क ऐसा क्यों होगा असगर भाई? मारकाट कभी नहीं होना चाहिए, होगा मुल्क का होनी ही नहीं चाहिए। कौन मारकाट की बात कर रहा है? वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप नहीं होना चाहिए। नहीं, मारकाट की बात उन्होंने कहा कि ये हो चुका है पहले, इसलिए वो कह रहे थे कि वो माहौल नहीं होना चाहिए। बहरहाल हम अगर इस टॉपिक पे आ जाते हैं, आप लोग गलत कोट करते हैं, आप लोग गलत कोट करते हैं राम मंदिर के फैसले को। राम मंदिर की 92 की घटना होती है, ये फैक्ट है कि उस समय आपने कोर्ट से जजमेंट नहीं होने दिया था, आपने लोगों के सब्र का बांध तोड़ा था, इसलिए वो घटना हुई थी। और आज यहाँ पे जब कोर्ट के जरिए लीगल प्रोसीडिंग चल रही है, तब आप एक चीज विष्णु भाई राकेश भाई, थोड़ा आप मुझे बोलने देंगे? ठीक है, मैं 30 सेकंड आपको अनइंटरप्टेड देता हूं। विष्णु जैन उनकी बातें सुन लेते हैं 30 सेकंड में। असगर जी, आपको अनइंटरप्टेड देता हूं। वेरी नाइस, शुक्रिया। अगर चूंकि राम मंदिर की बार बार बात हो रही है, मैं क्या, अगर ईमानदारी से ये कहते हैं कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी, हम इसलिए कर रहे हैं, अगर ये बात आए कि मस्जिद तोड़ के मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई है, तो कम से कम फिर उस जगह मंदिर बनना ही नहीं चाहिए। अगर ये बात आ जाए, और ये बात उस फैसले में आ गई थी राम मंदिर की, बाबरी मस्जिद के, आपको मानना नहीं चाहिए था। आपको कहना चाहिए भाई ठीक है, कोर्ट ने कुछ भी फैसला दिया, लेकिन अब हम यहां मंदिर नहीं बनाएंगे। क्योंकि फैसले में ये
बात आ गई असगर कि भाई, यहाँ मंदिर एजेंडा नहीं था। पढ़िए। ये फैसला राम मंदिर आपने के पढ़ लिया, जजमेंट का सुप्रीम एजेंडा कोर्ट में उसमें पढ़िए। आ गई थी कि नहीं था। एक कोई बार फैसला- अब पहले सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, पहले पूरी बात सुने, पहले सुन लीजिए साहब। अब फिर वो इंटरप्ट करते हैं तो बात पूरी नहीं हो पाती। जब आप ये कहते हैं कि अभी भी कह रहे हैं, इस केस में भी कह रहे हैं कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई थी, हम इसलिए ये सब कर रहे हैं, जब उस फैसले में एजेंडा कुछ भी है, लेकिन फैसले में ये बात बिल्कुल साफ साफ लिखी है। आप पढ़िए ना, 1040 पेज से ज्यादा जवाब दूं के उसका? इस फैसले में इतने लंबे चौड़े फैसले असगर में खान, लिखा है असगर साफ साफ। खान, असगर खान हाँ, सुनिए, मंदिर मैं नहीं था। नहीं इंटरप्ट कर रहा था कि आपको थोड़ा सा समय मिल जाए, लेकिन सर प्लीज प्रोपेगेंडा यहाँ से मत फैलाइए, अपनी कौम को बिल्कुल यहाँ पर बैठकर बरगलाने की कोशिश मत करिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वहां पर अयोध्या में राम मंदिर बनने का, और उसी फैसले के आधार पर राम मंदिर बन रहा है सर। एकदम प्रोपेगेंडा मत फैलाइए। मैं आगे बढ़ता हूँ, विष्णु जैन जरा इन्हें समझा दीजिए क्या फैसला था, फिर मैं दूसरे मेहमानों का करता हूँ। स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे पास है। हम ये कहना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में सुन फैसले में लीजिए, कहा था अभी जो भी तथाकथित मस्जिद के नीचे स्ट्रक्चर था जो नॉन इस्लामिक था। अरे सुन लीजिए असगर खान, सच्चाई सुन लीजिए, मुस्लिमों को बरगला नहीं पाएंगे। मिसलीड क्यों कर रहे हैं? देखिए, आप मिसलीड कर रहे हैं, कर रहा हूँ। आप मिसलीड कर रहे हैं असगर खान यहाँ पर बैठकर, और मैं ये बिल्कुल नहीं होने दूंगा। आप बायस होकर बात करते हैं। नहीं, मैं बायस होकर नहीं बात कर रहा हूँ, मिर्ची आपको लग रही है। कहूंगा सुनिए पहले विष्णु जैन को। एक स्ट्रक्चर ये था केस भी क्या है? नॉन इस्लामिक था। 1968 में ये सेटल हो चुका है, और आप इसीलिए ये एक डीड कंप्रोमाइज डीड को आपने चैलेंज किया है, और बाउंड्री उस वक्त बन चुकी थी। आप आपने से कहना क्या बात चाहते पकड़ हैं? के बैठे कि वहां पे मस्जिद को डायरेक्ट तोड़ने का सबूत नहीं। बिल्कुल सही बात है, राम मंदिर फैसले में मस्जिद को डायरेक्ट तोड़ने का सबूत नहीं था। अच्छा, और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जी आज की बात ले लीजिए, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पे वो केस को फैसला में दिया गया। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। असगर खान, दो मेहमानों ने अभी तक नहीं बोला है, मैं आता हूं एक एक करके सर, आता हूं प्लीज एक एक करके आता हूं, एक एक करके। दीपक झा, लगता है कि अगला चुनाव की पूरी बैकग्राउंड पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है, और इसीलिए शायद दूसरी पार्टियों को आपत्ति है कि कहीं ये माहौल बीजेपी के पक्ष में ना चला जाए। देखिए राकेश पांडे जी, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। इस मुद्दे पे अगर मैं कुछ कमेंट करूंगा तो कोर्ट का अपमान होगा। अभी आप बैठे हैं, विष्णु जैन जी बैठे, यही कहेंगे कि आप कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। कुछ ऐसी भाषा बोल दूंगा तो बोलते हैं आप देश के, तो मत बोलिए ना सर भाषा, संयमित भाषा का इस्तेमाल करिए। अरे क्या तो जरूरी है भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल करना सर? अरे तो नहीं बोलना है भैया, तो डिबेट क्यों करवा रहे हैं? नहीं क्यों करवा रहे हैं? डिबेट करूं कि प्रोपेगेंडा चलाएंगे? संयमित तरीके से अपनी बात रख सकते हैं सर। सुनिए, प्रोपोगेंडा आप चला रहे हैं। प्रोपोगेंडा देश का मोदी के द्वारा प्रायोजित मीडिया चला रहा है। एक बात कहने में मुझे आज कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि ये कोर्ट का मामला है। मैं तो कहूंगा, सुनिए पांडे जी, मैं तो कहूंगा इस देश की सरकार को, इस देश की कोर्ट्स को जाके मानसरोवर को कैप्चर करना चाहिए। मानसरोवर हमारे हिंदुस्तान का पार्ट है और हिंदुस्तान में होना चाहिए। चाइना को आंख दिखाए, लाल आंख दिखाए। मानसरोवर में कौन सा चाइनीज जाके वहां पे पूजा करता है? कोई चाइनीज जाके वहां पे शिव जी की मूर्ति पे, शिव जी के शिवलिंग पे जल अभिषेक करते हैं क्या? तो जाके नहीं, मैं इसीलिए कह रहा था कि आप अपना पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा चलाएंगे दीपक झा, और आप आ गए उसी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा पर। आप बिल्कुल नहीं बता पाए कि अगर हिंदुओं को कुछ लगता है और वो विवादित जगह है और कोर्ट में चले गए और कोर्ट के आदेश के बाद ही जो कुछ होगा, तो इसमें आपत्ति क्यों है सर? तो आप चीन चले गए, मानसरोवर चले गए, आपत्ति क्या है? देखिए कोर्ट ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा होता है। होगा नहीं, सुनिए, कोर्ट का जो फैसला आएगा, कोर्ट का फैसला सर्वमान्य। मैं उस पर कमेंट करूंगा तो मैं, देखिए, कोर्ट का अपमान कहलाएगा, कानून का अपमान। मैं भारत का संविधान को प्रणाम करता हूं। मैं भारत के संविधान से चलने वाला हिंदुस्तानी हूं। आप भी शायद भारत के संविधान से चलने वाले हैं, शायद नहीं कंफर्म, जो लोग बैठे शायद नहीं दीपक झा, शायद नहीं कंफर्म हूं। देश के संविधान को मानता हूं, उसकी पूजा करता हूं, उसी हिसाब से चलता हूं। तो मेरे लिए शायद का इस्तेमाल मत करिए। तो मैं आपके लिए ताली बजा रहा हूं। नहीं, आपके ताली की कोई जरूरत नहीं है। आप 100% है। तो अब आप ये बताइए, 1530 में जो आपने कानून के तहत बताया औरंगजेब बाबर आए, मंदिर तोड़े, तो 1500 में कौन सा हिंदुस्तान बना था? हिंदुस्तान आजाद कब हुआ और हिंदुस्तान कब बना, ये बताइए। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का संविधान लागू कब हुआ, ये बताइए। तो ये जो लोग बैठे हुए हैं देश को भ्रम में डाल रहे हैं। इन बातों का क्या मतलब है दीपक झा? मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। स्वामी चक्रपाणी महाराज, आपको दीपक झा की कोई बात समझ में आई? 1530 चले गए,
मैं वैसी बात 1530 का बोलूंगा मैंने तो जिक्र आपको कब किया समझ में मुझे आएगा, खुद याद नहीं है। तो बातें आपको समझ में आएगी, वो आपको यहाँ पे चक्रपाणी जी बैठे हैं, नहीं, मैंने 1530 की बात ही नहीं किया था। दीपक झा, मैंने 1530 का नाम ही नहीं लिया, मैंने 1669-70 का जिक्र किया है, 1530 में नहीं गया। 1600 हो, 1700, अरे नहीं, 1530 में गया ही नहीं। पहले 1947 के पहले मैं बात करता हूँ तो हिंदुस्तान का अस्तित्व क्या था, हिंदुस्तान कहाँ पे था? अरे हिंदुस्तान का अस्तित्व था, आपकी नजर में नहीं होगा, आपकी नजर में नहीं होगा। हिंदुस्तान का अस्तित्व बहुत हजारों साल पुराने समय से है और हमेशा आगे भी रहेगा। जो लोग आज यहाँ पे हिंदुस्तान की समझना चाहते हैं, सुन लीजिए। अच्छा ठीक है, आपने कुछ बातें कही, चाहे वो विष्णु, सुन लीजिए। विष्णु जैन का छोटा सा जवाब, फिर स्वामी चक्रपाणी महाराज की बात। ठीक है, ठीक है, ठीक है। संविधान को नमन करते हैं और किस संविधान की शपथ खाते हैं? देश को ये बताइए ना। मैं दीपक भाई से कहना चाहता हूँ, आप किस संविधान की बात करते हैं? मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 पढ़े। भारतीय संविधान का आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 क्या कहता है कि भारत के संविधान आने के बाद, जो भारत के संविधान आने से पहले गुलामी काल में जो बर्बरताएं हुई हैं, वो सारे आदेश अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं तो वो असंवैधानिक होंगे। और इसीलिए ये बात पराशरन साहब ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रेस की थी राम मंदिर के फैसले में। जरा एक मिनट विष्णु जैन जी, दीपक जी थोड़ा कान खोलकर सुनिएगा जरा। ये क्लॉज जरा फिर से बताइए इनको, जेल में डाल देंगे। एक क्लॉज जरा फिर से बताइए विष्णु जैन पे बैठने की एक बार फिर से बताइए सर। अरे सुनिए दीपक झा, मैं कन्फर्म संविधान को मानता हूं, शायद आपने अपने लिए इस्तेमाल किया होगा, लेकिन सुन लीजिए सर। शायद मैंने आपके लिए किया था, नहीं विष्णु जैन के लिए किया था। अच्छा, अरे सुनिए भाई, विष्णु जैन आपको बता रहे हैं संविधान का क्लॉज, सुन लीजिए। दीपक भाई मेरी बात सुनिए, आप मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, पर मैं आपसे कुछ, आज हम एक डिबेट कर रहे हैं, मैं उस परिपेक्ष में आपसे बात रखना चाहता हूं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 13 में ना संविधान का अपमान होना चाहिए ना कोर्ट का अपमान। अरे सुनिए ना दीपक झा, कोर्ट के इस फैसले, अरे उस संविधान का एक क्लॉज सुनिए जिसको आप दावा कर रहे हैं कि कन्फर्म मानते हैं, 100% मानते हैं, तो जरा सुनिए ना सर। सुनिए विष्णु जैन को एक रिसर्च रखना चाहता हूं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 क्या कहता है कि भारतीय संविधान आने से पहले जो गुलामी काल में या उससे पहले जितने भी ऑर्डर्स थे जो भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होंगे, वॉइड एब इनिशियो होंगे। विष्णु जैन जी, फिर तो आपको ये भी पता होना चाहिए मूर्ति एक लॉ क्या हो गया, उसमें क्या कहा गया कि यथास्थिति बनी रहनी चाहिए। तो आप अच्छा देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने आप ये नहीं कह सकते इस देश को बचाना है, इस देश के भाईचारे को बचाना है, तो इस देश के संविधान को बचाना है। कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद की बात करिए, हर दिन कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। हमारा जो हिंदुस्तान है, हमारे जो हिंदू धर्म के लोग हैं, उनका कहना है कि कण कण में राम है, कण कण में भगवान है, हर कण में भगवान है। मैं तो मानता हूं, मैं तो कहता हूं मस्जिद में भी भगवान है। अरे सुनिए दीपक जी प्लीज, मैंने आपको कहा था कि एक आर्टिकल का सब क्लॉज बता रहे हैं विष्णु जैन, तो आप सुन नहीं पाए सर चैन से, आप सुन नहीं पाए शांति से। ये ठीक है कि कड़कड़ में भगवान है, लेकिन भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। कड़कड़ में भगवान कृष्ण भी है, लेकिन भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। ये भी सही है और इस पर बातचीत करिए, ठीक है। मैं विष्णु जी आता हूं दोबारा आपके पास, लेकिन स्वामी चक्रपाणी महाराज, हिंदुस्तान किस तरीके से आस्था हिंदुओं की अयोध्या और मथुरा में बसती है, शायद इसको नजरअंदाज किया जा रहा, इसीलिए धमकी भरे अंदाज थे शुरुआत में मेहरदीन अंग्रेज के। राकेश पांडे जी, और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है, और आज देखिए, आज ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि भारतीय बनाम विदेशी आक्रांताओं की है, ये विचारधाराओं की लड़ाई है, लेकिन उसमें भी विदेशी आक्रांताओं की तरफ ऐसे पैरवी लोग करते हैं, चाहे वो अंग्रेज साहब हो, चाहे वो दूसरे दीपक नाम के जो जिहादियों के समर्थन करने वाले व्यक्ति हो, ये लोग मिलकर ऐसे करते जैसे औरंगजेब इन्हीं के दादा परदादा थे। सवाल इस बात का है, जो हमारे देश की जिससे पहचान है भगवान श्री राम, जिससे पहचान है भगवान शिव, जिससे भगवान कृष्ण की जन्मभूमि से पहचान है, उसको तक हमें सबूत देना पड़ता है। और जब यही माननीय कोर्ट जो है हमारी याचिका स्वीकार करते हुए जब उसकी सर्वे की बात करती है, तो इनको पेट में दर्द हो जाता है, इनको मिर्ची लग जाता है, उल जुलूल बात बोलने लगते हैं। ये बोलते हैं 90 की दशक दोहराया जाएगा, खून खराबा। अरे खून खराबा कैसे हो जाएगा भाई? अरे संविधान एक तरफ कहते हो संविधान को मानेंगे, दूसरी तरफ जब माननीय कोर्ट ने इस बात को
कहा सर्वे तो खून खराबे की बात कर रहे हो। 18 अप्रैल 1669 को वो औरंगजेब जो एक फटीचर आदमी जो जिसको एक मस्जिद बनाने की क्षमता नहीं थी, हमारे मंदिरों से सोना हीरा लूटने का काम किया और उसको मस्जिद में कन्वर्ट किया और उसकी पैरवी करने के लिए लोग बैठते इसी भारतीय में, इसी भारतवर्ष में। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ा अमानवीय और इससे बड़ा लुटेरों का समर्थक कोई नहीं हो सकता। हमने कोई भीख में नहीं लिया भाई, एक लंबी लड़ाई लड़ी और उसके बाद अयोध्या भव्य राम मंदिर बन रहा है। आप देखिए सर्वे का पांडे जी हुआ, आप देखो भगवान विश्वेश्वर महादेव साक्षात आ गए और यहाँ भी सर्वे होगा। देखना मदरसे वहां पे जो शाही ईदगाह बने हटेगा और भव्य कृष्ण मंदिर का निर्माण वहां पे होगा। और ऐसे जिहादी लोग चिल्लाते रहेंगे, कुत्ते भौंकते हैं और हाथी चलते नहीं ऐसे नहीं ठीक है। शब्दों का संभल कर इस्तेमाल। विष्णु जी मैं आपके पास आता हूं, एक टिप्पणी में आलोक जी की भी ले लूं, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं बोला है। आलोक बस ये बेचैनी क्यों हो जाती है जैसे मुगल काल की बात आती है, जैसे ये चर्चा होती है कि सर इतने मंदिरों को तोड़ा गया, काशी में भी यही हुआ, जैसे चर्चा हुई कि औरंगजेब के आदेश पर किस तरीके से वहां पर तोड़ा गया मंदिर। बेचैनी क्यों हो जाती है सर एक खास समुदाय में, ये बेचैनी क्यों होती है और उसका फायदा उठाने वाले लोग भी आ जाते हैं। राकेश जी, क्या इस बात को नकारा जा सकता है कि औरंगजेब ने अपने शासनकाल में कितनी हमारी मंदिरों को तोड़कर उसमें मस्जिद की स्थापना की थी? कोई आदमी जो इस डिबेट पे बैठा हुआ है, एक आदमी भी डिनाई कर सकता है इस बात को? और हम लोग सही सुनता वाले लोग हैं। अगर बात आई जैसे रंगरेज जी ने कहा कि खून खराबा हो जाएगा, अगर हम खून खराबा पर उतर गए तो 5 मिनट के अंदर हम सारे मंदिरों को स्थापित कर देंगे। नहीं, इस तरीके की भाषा नहीं सर, रंगरेज और फिर आप में अंतर क्या रह जाएगा? इसलिए इस तरीके की भाषा मैं किसी के लिए इंडोर्स नहीं होने दूंगा। राकेश जी, मैं नहीं कह रहा हूं ऐसी भाषा, मैं उनकी बात का जवाब दे रहा हूं कि उन्होंने कहा कि खून खराबा हो जाएगा। की सोच ये है आरएसएस की सोच। हम हिंदू लोग, आप लगाम नहीं लगाएंगे, हिंदुवादी लोग इस तरीके का सोच नहीं रखते हैं। दीपक गांधी जी को कहिए कि विधिवत कांग्रेस ज्वाइन कर ले। अगर बात क्या कहिए कि माफी मांगे। अरे दीपक जहां रंगरेज से तो आप नहीं बोलने गए माफी मांगने के लिए, जो बात गलत थी उसको मैंने इंटरप्ट किया ना। मैं भी नगीर साहब ने नहीं कहा कि वो माफी मांगे, और तब आपकी जुबान बंद हो गई थी, क्योंकि आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं उसकी सियासत को सूट करता ही है। बचा नहीं है। देखिए राकेश जी, अब मेरा टाइम है बोलने का, मुझे बोलने दीजिए। ये कुछ लोग हिंदू करते हैं, दीपक जी नजर आती है और हम सही सुनता वाले लोग हैं, ठीक है, हम धर्म वाले लोग हैं। ठीक है सर, ठीक है, हो गया। एक साथ सभी लोग नहीं बोले, तथ्यों को ठीक है, एक साथ सभी लोग नहीं बोले। और अब मैं सुन लीजिए सर, हो गया प्लीज। अरे आपके आप ठीक है, सभी लोग शांत हो जाए, सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन करिए, ठीक है। अब मैं आता हूं विष्णु जैन और असगर भाई आपके पास। आप दोनों लोगों के पास मैं खासतौर पर आऊंगा, आप दोनों लोग वकील हैं। सबसे पहले विष्णु जी, आप जो कहना चाह रहे थे आप बोलिए, आप लगातार इशारा कर रहे थे। फिर मैं असगर खान, अगला सवाल आपसे यह होगा कि यह बार बार सर ढकने की कोशिश क्यों होती है? यह तय है ना कि मुगल काल में कितने मंदिर तोड़े गए, कितने धर्मस्थलों पर कब्जा किया गया। यह बेचैनी क्यों हो जाती है सर बार बार जिक्र आता है? तो पहले विष्णु जी आपकी बात, फिर मैं आता हूं असगर भाई आपके पास। राकेश जी, श्री कृष्ण जन्मभूमि केस की जरा विडंबना देखिए। मैं यहाँ पे बाकी शोर शराबे में जो मूल बात है उससे नहीं भटकना चाहता हूँ। श्री कृष्ण जन्मभूमि के केस में 1669 का औरंगजेब का फरमान है मंदिर तोड़ने का, क्लियर फरमान है, वो हमने कोर्ट के सामने रखा हुआ है। इसके बाद मंदिर तोड़ने के बाद हिंदू, ये केस बहुत स्ट्रांग है, इसको राम जन्मभूमि केस से कवर ना करिए या कंपेयर मत करिए, हर केस अपनी ओन फुटिंग पे रहता है। 1815 में राजा पटनीमल ने इसे ब्रिटिश गवर्नमेंट से ऑक्शन में खरीदा था, बकायदा 13.37 एकड़ का मालिकाना हक ऑन पेपर हमारे पास है। उसके बाद गलत ढंग से उस प्रॉपर्टी पे कब्जा करके कुछ लोग बैठ गए, उसमें एक आपने इलीगल मस्जिद बना ली जो इस्लाम के हिसाब से भी सही नहीं है और हिंदू लॉ के हिसाब से भी सही नहीं है। 10 राउंड्स ऑफ लिटिगेशन हुए राकेश जी, 10 राउंड्स, सारे 10 राउंड ऑफ लिटिगेशन 1875 में हम जीते। उसके बाद 1928 में एक केस हुआ, वो हम जीते। 1935 में एक केस हुआ, वो हम जीते। और उसके बाद भी वो केसेस इंप्लीमेंट नहीं हो पाए, हमारे साथ छल हुआ। और मैं यहाँ पे कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूं, पर आप ये बात की रिसर्च करिएगा। और सारे लोग, अनंत शय्यम अयंगार, द्वारका प्रसाद मिश्रा, ये लोग कौन थे?
जिन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि का एक फेक ट्रस्ट बना के, सेवा संस्था बना के 1968 में समझौता कर लिया और ये कहते हैं कि जहां तक मस्जिद बन गई वो सही है। और आज आप कहते हैं उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, राकेश जी, 1992-1994 के दशक में कि ये कॉम्प्रोमाइज कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। और जब आज हम उस कॉम्प्रोमाइज को चैलेंज कर रहे हैं तो आप लोग कहते हैं नहीं, खून खराबा हो जाएगा। ठीक, आज हम मैं एक बात बताना चाहता हूं, मेरे पिताजी 68 इयर्स के हैं, कम से कम कुछ नहीं तो 110 बार लखनऊ से दिल्ली से मथुरा जा चुके हैं सिर्फ इस केस की पैरवी के लिए। इस उम्र में किस लिए? कि हम लीगल ढंग से अपनी बातों को रेस्टोर कर सके। 1920 में केस 2020 में केस फाइल किया था, पिछले 2.5 साल 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं और अभी पता नहीं आगे कितना लंबा संघर्ष होगा। और हमें हमारा काम लीगल ढंग से नहीं करने दिया जा रहा है, यहाँ नेशनल चैनल पर बैठ के धमकियां दी जा रही है। ठीक है असगर खान, इनका जवाब दीजिए, फिर मैं उसके बाद रंगरेज भाई आपके पास आऊंगा और ये सवाल आपसे जरूर पूछूंगा कि मस्जिद कहां होना चाहिए। जिस बात को लेकर आपत्ति जताई या अपनी बातें रखी विष्णु जैन ने, क्या वो बातें सही नहीं है? असगर खान पहले आप अपनी बात रखिए। देखिए, पहले तो विष्णु जैन साहब मैं बता दूं कि चूंकि अभी वकील साहब जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से पेश हो रहे थे, उन्होंने बता दिया था कि इस फैसले में हमें इस ऑर्डर में सबसे बड़ी कमी यह नजर आ रही है कि हमें बिना नोटिस किए वन साइड सुनकर और फैसला दे दिया गया है। चलिए, वो एक कानूनी बात है, उनका जब बाद में छुट्टी के बाद कोर्ट खुलेंगे तो हम उसको चैलेंज करेंगे। एक बात तो ये होगी, चूंकि उसमें नोटिस नहीं हुआ था इसलिए ये उन्होंने फैसला दे दिया और ये कानून की नजर में ठीक नहीं। दूसरी चीज ये है कि अभी आपने जो बात की लास्ट 19, अरे सब सुनिए वो बात नहीं, वो जरूरत तो 100% होती है, लेकिन कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है। जरूर आप ये तो आप कह रहे हैं ना, मैं आप कह रहे हैं 100% होती है, लेकिन कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है। चलिए, उन्होंने अपना डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल किया। अब मैं एक चीज अब हम चाहते हैं कि उस बात पे आ जाएं जो अभी आपने लास्ट में कही। 1968 में ये सेटलमेंट हुआ और उसके बाद ये एक डीड बनी जिसको आपने चैलेंज किया है और सारी बाउंड्रीज उस वक्त तय कर दी गई, बाउंड्रीज खींच दी गई कि भाई ये ऐसे जो है कि ऐसे ये बाउंड्रीज बना दी गई है। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों लोग बैठे थे भाई उस, या तो आप ये कहिए कि वो हिंदू भी गलत बैठे थे, वो मुस्लिम भी गलत। नहीं, आज लग रहा है असगर खान, आज लग रहा है कि शायद उस समय गलत हो गया। हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, पक्ष को लग रहा है कि शायद वो समझौता गलत था सर। अगर ये धार्मिक भावनाएं नहीं संतुष्ट हो पा रही हैं। अच्छा, राकेश भाई एक बात बता दिए, ये बताइए, नहीं ये बता दिए जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज आपको क्यों गलत लग रहा है? 1968 की बात है। अगर एक हफ्ते नहीं, 1968 से अभी तक कभी नहीं लगा आपको, आज आपको लग रहा है? नहीं, आज नहीं, अरे ये मुकदमा पुराना है साहब। विष्णु जैन आज लग रहा है क्या? कब से केस फाइल है, जरा इन्हें बताइए। अरे सुन लीजिए, कब से केस फाइल है? आज नहीं, बहुत पहले लग गया था कि गलत हो गया वो समझौता। मैं आज नहीं, बहुत पहले लग गया था। विष्णु जैन बताइए कब से केस शुरू हुआ मथुरा वाला? राकेश भाई, अरे सुन लीजिए सर, पहले नहीं भाई, 2020 में डाला है कंप्रोमाइज जीत को चैलेंज। अरे मेरे को एक्सप्लेन तो करने दीजिए। असगर खान, असगर भाई सुनिए ना सर, सुन लीजिए सर, एक मिनट शांत होइए। असगर भाई एक मिनट शांत होइए, सुनिए। आपने एक सवाल पूछा, आपने एक लाइन कही कि आज लगा, आज नहीं लगा, बहुत पहले लगा। विष्णु जैन बताइए कब से केस चल रहा है? देखिए असगर भाई हमारे वरिष्ठ है, सीनियर है और हमारे अच्छे मित्र है, तो मुझे लगता है लीगल बात ये समझेंगे भी। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट जो उसका ओरिजिनल मालिक है, वो उसने कभी कोई समझौता नहीं किया। जो मैंने यहाँ पे जिक्र किया था आपके चैनल पे कि राजा पट्टीमल ने 1815 में जमीन खरीदी थी। राजा पट्टीमल ने पूरी जमीन उनके वारिसों ने पंडित मदन मोहन मालवीय को दी थी और पंडित मदन मोहन मालवीय ने यहाँ पे ट्रस्ट बनाया था जिसका नाम था श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट। श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने असगर भाई कोई समझौता नहीं किया, समझौता किया श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ ने। आपने बंटी पब्लिक पिक्चर देखी है? कौन लोग बैठे थे? कौन लोग? सुन तो लीजिए, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। अब किया असगर भाई सुन लीजिए, काफी महत्वपूर्ण बात है। देश में भी बहुत लोगों को ये बात नहीं पता होगी सर। इंटरप्ट मत करिए, उसके बाद मैं आपको समय दे दूंगा सर, उसके बाद समय दे दूंगा। ये बहुत बढ़िया जानकारी दे रहे हैं विष्णु जैन जी। विष्णु भाई बताइए पूरी बात। अरे सुन लीजिए असगर भाई, मैं फिर आपके पास आ जाऊंगा सर, सुन लीजिए प्लीज। मुझे मालूम है श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ में भाई कांग्रेस सरकार के लोग थे। द्वारका प्रसाद मिश्रा जो मध्य प्रदेश के सीएम थे,
अनंत संयम अयंगार जो गवर्नर थे, जितने लोग थे, मैं उसमें पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूं, उन्होंने ये कॉम्प्रोमाइज किया। भैया हम तो सवाल पूछ रहे हैं कि आपको कॉम्प्रोमाइज करने का हक कहां से था? संपत्ति आपकी थी नहीं, और कॉम्प्रोमाइज किसने करवाया? वहां पर भी वोट बैंक का खेला हो गया विष्णु जैन। आपकी बातों से तो देश समझ गया, वहां भी वोट बैंक का खेला हो गया उस समझौते में, और जानबूझकर ये समझौता करवाया गया। ट्रस्ट ने चैलेंज क्यों नहीं किया? मेरी बात सुनिए, ट्रस्ट 70 साल, अरे बोलने नहीं दे रहे हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस। नहीं, अरे सुनिए, एक मिनट, आप दोनों लोग शांत होइए। एक मिनट विष्णु भाई और असगर भाई, एक मिनट। अरे सुनिए, दोनों लोग की आवाज डाउन करिए। सुनिए असगर भाई, आपने कहा ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, मालूम है ये आपकी कहावत कहां ठीक बैठ रही है? जो विष्णु जैन ने उदाहरण दिया, समझौता हुआ, समझौते में कौन कौन लोग थे, किस पार्टी के लोग थे, वहां पर कहावत ठीक बैठती है सर, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसीलिए वोट बैंक के हिसाब से खेला हो गया। खुलकर विष्णु जैन नहीं कह पा रहे थे, बात मैंने कह दिया। आज इनके हाथ में लाठी है। हाँ, ये वही हुआ था समझौते में, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज इनके हाथ में लाठी है तो भैंस इनकी। अच्छा, मतलब आप ये तो ठीक है, आप और आज तो गलत है। तो हंसी आती है, असगर भाई हमारे वकील है और ऐसी बातें कर रहे हैं। नहीं, जरा मुझे बता दीजिए केस कब से शुरू हुआ? सर मैं नहीं बताना चाहता, आप ही सच्चाई बताइए, ये केस कब से शुरू हुआ? केस 1992 में ML शर्मा साहब ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, सुन तो लीजिए, 30 साल पहले असगर भाई, 30 साल पहले, 30 साल से केस चल रहा है, आज से नहीं। मैं उसको क्लैरिफाई करना चाहता हूं। तो 40 जब उस समय इलाहाबाद आपका ट्रस्ट, उस समय इलाहाबाद मैं तो चलिए आप। अरे ठीक है असगर खान, प्लीज सुन लीजिए सर, ऐसे मत करिए, ऐसे मत करिए। बाकी मेहमान बहुत कम बोल रहे हैं, प्लीज विष्णु जैन अपनी बात पूरी करिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमें ये लिबर्टी दी थी कि इस कॉम्प्रोमाइज को हम चैलेंज कर सकते हैं, और असगर भाई लॉ को बड़े अच्छे से जानते हैं। लॉ में प्रोविजन है कि अगर कोई चीज फ्रॉड से होती है तो फ्रॉड के आप कभी भी चैलेंज कर सकते हैं, और अगर देवता की संपत्ति के साथ खिलवाड़ किया जाता है और अगर ट्रस्ट भी नेग्लिजेंट रहता है तो भक्त भी कोर्ट के सामने आ सकते हैं। राम मंदिर के फैसले में पैरा 428 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब आप नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट को, तो मैं क्या कर सकता हूं? नहीं, ठीक है, चलिए मेहरदीन रंगरेज भाई आ जाइए। उम्मीद करता हूं फिर धमकी वाली कोई बात नहीं करेंगे सर, कोई डर बर जाएगा फालतू का। लेकिन एक बात बताइए, जो विष्णु जैन ने कहा मस्जिद कहीं भी बन जाती है क्या सर? आप लोग तो मानेंगे ना कि मस्जिद कहीं भी नहीं बन सकती है, इबादत कहीं भी नहीं हो सकती है, ये तो फैक्ट प्रूवन है। औरंगजेब आया, प्राचीन केशवनाथ मंदिर वहां पर था सर, मंदिर तोड़वाया गया, वहां पर शाहिद गांव मस्जिद बनी, वहां पर इबादत आप लोग वाकई कर सकते हैं क्या? एक इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर बताइएगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जितने भी धार्मिक स्थल है जिन पर आज विष्णु शंकर जैन साहब जो दावा कर रहे हैं, अपने मंदिरों का दावा कर रहे हैं, ये सब बहुत ही ऐतिहासिक चीजें हैं, बहुत ही पुरानी चीजें हैं, जिन्हें ये अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इन्होंने पहले भी कहा था, ये एक एजेंडा है 2024 की तैयारी के लिए पहले से, कि अयोध्या झांकी है, काफी मथुरा बाकी है। नहीं, मैंने जो पूछा उसका जवाब दीजिए। मेहरदीन रंगरेज, आप किसी पार्टी से नहीं है सर, ठीक है? आप इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर जो मैंने पूछा वो बताइए, क्या जहां पर मंदिर था वहां पर तोड़कर मस्जिद बन जाएगी, वहां पर इबादत करना क्या इस्लाम में ठीक है? मुझे इसका जवाब दीजिए सर। देखिए, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल इबादत बिल्कुल कर सकते हैं, और वो शाही ईदगाह है, वहां पर ईदे और बकरा ईद दो बार साल में 2 बार नमाज अदा होती है, वहां पर परमानेंट नहीं होती, वहां साल में 2 बार होती है। मगर जब 53 साल पहले इस मसले का हल निकल गया, मगर विष्णु शंकर जैन साहब को वही, अरे वो फ्रॉड से हल निकला, वो फ्रॉड से हल निकला। उस संगठन में जो लोग समझौता करने वाले थे खास पार्टी से थे, खास पार्टी से थे, वो फ्रॉड था, वो फ्रॉड था। सुनिए मेहरदीन रंगरेज, सीधी सी बात है, अमन चैन खत्म हो गया देश का। नहीं, फिर धमकी की बात पर आप आ गए। बिल्कुल अमन चैन ऐसे खत्म नहीं होता है। लोग देश छोड़कर जा रहे हैं, देश में रहने लायक बोल नहीं रहा, ऐसे लोग ये देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। नहीं, आप देश का माहौल बहुत अच्छा करना चाहते हैं ना, इसीलिए कह रहे हैं खून खराबा हो जाएगा, इसीलिए आप कह रहे हैं खून खराबा हो जाएगा। अच्छा बताइए मेहरदीन रंगरेज बताइए, उस समय हिंदू पक्ष से कौन लोग थे उस समझौते में, उनका पार्टी का बैकग्राउंड क्या था, जरा बताइए। अरे राम किशन जन्मभूमि, वो जो किशन जन्मभूमि के लोग थे, वो सारे लोग वो थे ना। अरे कौन सी पार्टी के लोग थे? मैं दोबारा पूछूं क्या विष्णु जैन से? मैं दोबारा पूछूं? तो कान खोलकर सुनिए,
विष्णु जैन जरा इन्हें फिर से बताइए, उस समझौते में हिंदू पक्ष की ओर से कौन से लोग थे, किस पार्टी से थे? अरे सुन लीजिए मेहदीन अंग्रेज, अभी आपका एजेंडा एक्सपोज हो जाएगा। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। नहीं सुनिए, ऐसे नहीं चलेगा। मेहदीन अंग्रेज, मैं आपकी आवाज डाउन कर रहा हूँ, विष्णु जैन की आवाज अप कर रहा हूँ, उनकी बात सुनिएगा फिर जवाब दीजिएगा। विष्णु जैन बताइए, उस समझौते में हिंदू पक्ष से कौन से लोग थे, किस पार्टी से लोग थे सर, बताइएगा जरा। मैं इनसे कहता हूं कि जरा रंगरेज भाई गूगल कर लें, ये तो बड़ा आसान हो गया, आजकल टेक्नोलॉजी है। द्वारका प्रसाद मिश्रा कौन थे, अनंत संयम अयंगार कौन थे, ठीक, ये दो लोग कौन थे जो नहीं बता दीजिए सर, गूगल शायद न कर पाए, गूगल शायद न कर पाए, आप बता दीजिए। साइन किया था, ये मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस से। ये दोनों लोग कांग्रेस गवर्नमेंट से बिलोंग करते थे, जिन्होंने समझौता किया था। बड़ी अथॉरिटी के साथ आपके सामने बोल रहा हूँ। नहीं, किस पार्टी से थे सर, जरा फिर से बताइए। कांग्रेस गवर्नमेंट से थे, कांग्रेस पार्टी से थे। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये पूरा कृष्ण जन्मभूमि का जो जितना आज हम भोग रहे हैं, जितना कष्ट भोग रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण एक पॉलिटिकल डिसीजन था जो उस समय कांग्रेस पार्टी ने लिया था। अब उसको जब हमने उजागर किया तो उनको पेट में दर्द हो गया। मैं आज रंगरेज भाई से सवाल पूछना चाहता हूं कि मैं आज किसी और मस्जिद में यहाँ पे बैठ के एक फर्जी ट्रस्ट बना के कॉम्प्रोमाइज कर लूं, उसको मानेंगे क्या ये? चलिए ठीक है, चलिए मेहदीन रंगरेज इनकी बात का जवाब दीजिए, फिर दीपक जी आप तैयार रहिएगा। ठीक है मेहदीन रंगरेज सर, 30 सेकंड में अपनी बात रखिएगा। देखिए, मैं कहना चाह रहा हूँ, ये विष्णु शंकर जैन जी देश का बहुत खराब करना चाहते हैं। ऐसे लोगों की जगह जेल में होनी चाहिए। फिर आ गए सर, अरे फ्रॉड एक्सपोज हो गया तो बेचैनी हो गई, फ्रॉड एक्सपोज हो गया तो बेचैनी हो गई। अगर मुसलमान पूरा समझौता गलत था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप फालतू बकवास करनी बंद कर दीजिए। नहीं, क्या बोला आपने अगर मुसलमान, क्या बोला आपने अगर मुसलमान? मुसलमान अगर जैसे इन्होंने कहा, मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने कहा 5 मिनट में हम सारे मंदिर स्थापना कर देंगे, तो ऐसे तो अगर मुसलमान भी कहेंगे तो आप भड़काओगे। अरे यही ना आप आ गए, यही आपकी असली सोच है, यही आपकी असली सोच है। आप मुसलमानों को भड़का रहे हैं, मैं नहीं ये मंच का इस्तेमाल होने दूंगा। मेहदीन रंगरेज बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए दीपक झा, ये पूरा समझौता फ्रॉड था। राकेश जी, मैं किस पार्टी के लोग थे, मैं आता हूं विष्णु जैन, किस पार्टी के लोग थे सर, साफ हो गया। वोट बैंक का पूरा खेला था और उसके बाद लगा कि ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है, इसलिए 92 से ये केस चल रहा है। देखिए, उसको फ्रॉड कहने वाले क्या, इनकी क्या सच्चाई है, इनकी क्या मतलब, इनकी सत्ता, इनको कौन कहेगा कि सच्चे लोग हैं? बात है कि अगर आप अपने पूर्वजों को, अपने पहले लिए गए फैसलों को झूठ कहेंगे और फ्रॉड कहेंगे, तो जो आज फैसला करने वाले, इनको क्या अमेरिका ने सर्टिफाइड कर दिया है? अमेरिका की कोर्ट में। मैं कहता हूं कि आज मैं बड़े, आप हंसी, मुझे भी हंसी आ रही है। अरे नहीं, विष्णु जैन से सिर्फ वो वोट बैंक का खेला कैसे एक्सपोज हुआ ना दीपक झा, वोट बैंक का खेला वो बहुत साफ हो गया। ठीक है, मेरे पास समय बहुत ज्यादा नहीं है। स्वामी चक्रपाणी महाराज सर, मैं तो कहता हूँ नहीं हो गया सर, देश समझ रहा है, सुन रहा है। स्वामी चक्रपाणी महाराज 15 सेकेंड, बहुत ज्यादा बेचैनी है सर मेहदीन रंगरेज को, क्योंकि ये पूरा जो एजेंडा था, भड़काऊ एजेंडा एक्सपोज हो रहा है और जो पीछे की गंदी सोच है ना सर, वो सामने आ गई। जी राकेश जी, पूरा देश देख रहा है। रंगरेज साहब से मेरा निवेदन है और दीपक जी से भी कि आप लोग कानून और संविधान को मानो, और सर्वे का जो दिया गया है उसमें काशी विश्वनाथ जी में जैसे सर्वे दिया गया उस तरह विरोध मत करो, उस तरह चिल्लाओ मत, क्योंकि जब सर्वे होगा तो साफ हो जाएगा। नहीं, और सर्वे तो होगा ही, आरसी क्या पढ़े लिखे को, स्वामी जी सर्वे तो होगा ही, कोर्ट का तो कोर्ट ने कह दिया तो सर्वे तो होगा ही, अमीन सर्वे रिपोर्ट देंगे तो होगा ही, लेकिन चिल्ला रहे। और आप सर्वे भी होगा राकेश जी, और उसमें प्रमाण भी मिलेगा और भव्य कृष्ण मंदिर भी बनेगा। ठीक है, अभी लाठी से भेंट नहीं और बाप बाप चिल्लाए, अभी सर्वे हुआ ही नहीं और चिल्लाने लगे कि खून खराबा हो जाए। कैसे खून खराबा हो जाएगा भाई? ठीक है, चलिए वक्त इतना ही है। विष्णु जी माफी के साथ दोबारा आपके पास जरूर आना चाहता था, लेकिन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कोर्ट ने आदेश दिया है, एक पक्ष को लगा, हिंदू पक्ष को लगा कि यह समझौता शायद फ्रॉड था और उसको लेकर उन्होंने अपील की है। कोर्ट के हिसाब से चले, संविधान भी यही कहता है, भड़काऊ बातें इस मंच पर बिल्कुल भी नहीं। चलिए